चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त की सुबह हर रोज की तरह थी। मरीजों के आने जाने का सिलसिला जारी था। डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर थे, मरीजों का इलाज चल रहा था। कुछ दर्द से चीख रहे थे तो कुछ के फैमिली मेंबर्स अपने मरीजों के दर्द को देख रहे थे। मरीजों का दर्द ठीक करने वाले डॉक्टर्स को अंदाजा नहीं था कि उन्हें भी एक बहुत बड़ा दर्द मिलने वाला है, एक ऐसा दर्द जो शायद वो जिंदगी भर नहीं भूल सकेंगे। 8 अगस्त की रात को नॉर्मल दिनों की तरह वो ड्यूटी पर गयी, जैसे हर रोज जाया करती थी। 9 अगस्त को वो भयानक रात थी जब कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक 31 इयर्स की पीजी डॉक्टर का हॉस्पिटल के एक सेमिनार हॉल में रेप करके उनका मर्डर कर दिया गया। जिस रात को यह हादसा हुआ था उस रात डॉक्टर की 36 घंटे की ड्यूटी लगी हुई थी, जिसमें डॉक्टर्स को कंटिन्यू डे एंड नाइट इमरजेंसी और पेशेंट केयर के लिए हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। हॉस्पिटल में ही खाना पीना, नहाना, फ्रेश होना, सब कुछ उन्हें हॉस्पिटल में ही करना होता है। उस रात 24 घंटे का काम करने के बाद विक्टिम और उनके साथ वाले खाना खाने के लिए सेमिनार हॉल में आते हैं। टीवी पर नीरज चोपड़ा का मैच चल रहा था। थोड़ी देर मैच देखा, रात के 3 बज चुके थे और उन सब का डिनर भी पूरा हो गया था। बाकी के लोग अपनी अपनी ड्यूटी पर चले गए, लेकिन विक्टिम ड्यूटी के बाद वो थोड़ा थक गई थी। थोड़ा रेस्ट करने के लिए उसी सेमिनार हॉल में सो गयी। अगले ही दिन 7:30 बजे उसी सेमिनार हॉल में उनकी डेड बॉडी मिलती है। उनकी बॉडी पर कई निशान होते हैं। उनकी आंखों में और उनके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा होता है। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। लगभग 9 बजे के करीब हॉस्पिटल के असिस्टेंट उस लड़की के पेरेंट्स को कॉल करते हैं और बताते हैं कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, आपको जल्दी हॉस्पिटल आना पड़ेगा। फिर 20 मिनट बाद फिर से कॉल जाती है उसी व्यक्ति के द्वारा और बोलता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। जब कॉल आया ये तो रोने लग गया, या हमारा लड़की कुछ हो गया, लड़के का कुछ हो गया। उसके बाद तो लोग बोल ही दिया जो आपका लड़की सुसाइड कर दिया, आप लोग जल्दी आइए। लेकिन लड़की के पेरेंट्स को ये बात समझ में नहीं आई कि जिस बेटी ने उनसे रात में अच्छे से बात की तो वो खुश थी, अचानक से वो सुसाइड कैसे कर सकती है। जब पेरेंट्स ने अपनी बेटी की कंडीशन देखी तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने सुसाइड नहीं किया बल्कि मर्डर हुआ है। बॉडी की कंडीशन देखकर किसी को नहीं लग रहा था कि ये सुसाइड है। डॉक्टर के पेरेंट्स इसे सुसाइड मानने को राजी नहीं हुए। आखिर रात भर बवाल होता रहा। लगभग 10 घंटे के बाद पुलिस ने इस केस पर FIR दर्ज की। फिर इस केस पर इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है। जब बॉडी का पोस्टमार्टम होता है तो रेप के साथ मर्डर का मामला सामने आता है। उसके बाद कोलकाता डॉक्टर केस पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। फिर पुलिस की टीम हॉस्पिटल के सारे CCTV फुटेज चेक करने में जुट जाती है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। जांच शुरू होने के कुछ घंटों के अंदर कोलकाता पुलिस संजय रॉय को अरेस्ट कर लेती है, जिसमें CCTV में दिखा कि संजय रॉय मेडिकल कॉलेज में सुबह के टाइम 2 बार गया था। जहाँ ये मर्डर हुआ था वहाँ संजय रॉय का ब्लूटूथ मिला था, जो कि CCTV में देखा गया कि संजय रॉय वो ब्लूटूथ अपनी गर्दन में लटकाए हुए था। जब वो ब्लूटूथ संजय रॉय के फोन से कनेक्ट करने के लिए ऑन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है। फिर इस केस में संजय रॉय सस्पेक्ट नंबर 1 हो जाता है। जिस रात को ये वारदात घटती है उस रात को संजय रॉय ने बहुत ज्यादा दारू पी रखी थी और वो बहुत नशे में था। रात को वो 12 बजे के करीब हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है और फिर से दोबारा दारू पीता है। उसके फोन को भी चेक किया जाता है। उसके फोन में अडल्ट कंटेंट मिलता है जो कि उसने उसी रात को देखे भी थे। लेकिन ये संजय रॉय है कौन? संजय रॉय ने 2019 में कोलकाता पुलिस डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप ऐसे सिविल वॉलंटियर को ज्वाइन किया था। संजय रॉय अपना काम बहुत मेहनत और ईमानदारी से करता था। उसे महीने के करीब 12,000 रुपए मिल जाते थे। कुछ दिन बाद उसे कोलकाता पुलिस एक आवास दिला देती है। इस आवास की बदौलत उसे आर्जिकर हॉस्पिटल में तैनात कर दिया जाता है। संजय रॉय अक्सर हॉस्पिटल की पुलिस चौकी पर मौजूद रहता था, इसलिए उसको हॉस्पिटल में इधर उधर घूमना आसान हो गया। वो पूरे हॉस्पिटल में कहीं भी जा सकता था, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। संजय रॉय उस हॉस्पिटल में मरीजों को जुगाड़ से फ्री में बेड वगैरह दिलवाता था, जिससे उसको ऊपर की कमाई अच्छी खासी हो जाती थी। ये पूरे हॉस्पिटल में कहीं भी जा सकता था। इसका हॉस्पिटल में आना जाना रेगुलर हो गया। ये जाकर पेशेंट को फ्री में किसी तरह जुगाड़ लगाकर बेड वगैरह दिलवाता था और एडमिशन करवाता था और इससे पैसे कमाता था। बस मेन फोकस इसका यही था। इसके पास एक बाइक थी जिस पर इसने पुलिस लिखवा रखा था। आसपास के लोग इसे पुलिस समझने लगे थे। उस समय इसकी काफी अच्छी जान पहचान भी थी और इसका काफी रुतबा भी था। यह हॉस्पिटल की
किसी भी वार्ड में किसी भी रूम में बिना किसी के पूछे आसानी से चला जाता था। इसको हॉस्पिटल का कोई भी स्टाफ मना नहीं करता था। डॉक्टर के साथ रेप करने से पहले संजय राय कुछ घंटे पहले वो 2 बार रेड लाइट एरिया में भी गया था। उसके बाद संजय ने इस इंसिडेंट को अंजाम दिया। अब इस क्राइम को हॉस्पिटल ने भी छुपाने की कोशिश की और कोलकाता की पुलिस ने भी। विक्टिम के पेरेंट्स ने कहा कि पुलिस ने हमारी कोई हेल्प नहीं की, बल्कि और इस क्राइम को छुपाने के लिए हमें पैसे देने की बात भी कही थी। हॉस्पिटल ने भी ये कहकर क्राइम को छुपाने की कोशिश की कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। यहाँ तक कि अपनी खुद की बेटी से मिलने के लिए उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। उन्हें 3 घंटे तक वेट करना पड़ा अपनी बेटी को देखने के लिए। हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि इस कंडीशन में भी अपनी बेटी से मिलने के लिए 3 घंटे तक वेट करना पड़ा। उस समय क्या बीती होगी उन माँ बाप पर जिनकी खुद की बेटी का शव अंदर है और उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल के बाहर 3 घंटे तक खड़ा रहना पड़ा। विक्टिम के पेरेंट्स को चल रही सीबीआई इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा है। उन्हें ये उम्मीद है कि सीबीआई उन लोगों पर भी एक्शन लेगी जो एक बड़ी साजिश का एक हिस्सा है। ये कोलकाता का अब तक का सबसे बड़ा क्राइम है। आज तक कोलकाता में ऐसा केस देखने को नहीं मिला, लेकिन हमारे पूरे भारत में हर रोज हर घंटे रेप होते हैं। बस कुछ छुप जाते हैं और कुछ एक्सपोज हो जाते हैं। 1973 में हुआ देश का पहला और सबसे चर्चित रेप केस अरुणा शानबाग रेप केस है। इस केस में मुंबई के एक हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स अरुणा का हॉस्पिटल में ही एक सफाई कर्मचारी सोहनलाल भरता वाल्मीकि ने किया था। मथुरा रेप केस 1972 में महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में मथुरा नाम की एक आदिवासी लड़की का 2 पुलिस वालों ने मिलकर रेप किया था। भावरी देवी गैंग रेप वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक छोटी सी वर्कर भावरी देवी राजस्थान के भतेरी गांव में काम कर रही थी। 1992 में जब उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ बोलना शुरू किया तो ऊंची जाति के 5 लोगों ने मिलकर उनके साथ रेप किया, लेकिन भावरी देवी को उनकी छोटी जाति का होने की वजह से उन्हें कोई न्याय नहीं मिल सका। इमराना रेप केस 2005 में हुए इमराना रेप केस बहुत ही शर्मनाक क्राइम है। इसमें इमराना का रेप उसके ससुर ने ही किया था जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। निर्भया गैंग रेप केस अब तक का सबसे भयानक रेप केस दिल्ली रेप केस को माना जाता है, जो शायद हम कभी इसे भुला नहीं सकते। 2012 में 6 लोगों ने मिलकर एक मेडिकल स्टूडेंट का रेप किया था। निर्भया केस मामले को लेकर लोगों के बीच इतना ज्यादा गुस्सा था कि राजधानी की सड़कों पर उतरकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए थे। इस एक इंसिडेंट ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। लेकिन आपने इस बात को नोटिस किया कि अब तक जितने रेप केसेस हुए हैं उनमें 90% वो लोग हैं जो विक्टिम को पहले से जानते हैं, यानी वो लोग जो हमेशा आपके आसपास या आपके साथ रहते हैं और मौका पाते ही इस इंसिडेंट को अंजाम देते हैं। ऐसे लोगों पर ध्यान देना चाहिए और इनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में किस तरह के लोग हैं, क्योंकि रेप करने वाले कभी दूर के नहीं होते हैं। वो हमेशा आपसे किसी न किसी रीजन से कनेक्ट होते हैं, चाहे वो ऑफिस हो या कॉलेज या फिर कोई हॉस्पिटल।